वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन मैकेनिज्म क्या था, ये हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि इलोंगेशन मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे करके होता है, वो हम लोग देखेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो वही मैंने हेडिंग लिखा है कि आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में क्या देखेंगे? इलोंगेशन मैकेनिज्म देखेंगे। तो इलोंगेशन मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखेंगे? इलोंगेशन मैकेनिज्म में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो आरएनए का चेन बन रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, वो कैसे करके इलोंगेट होगा। ठीक है, वही हम लोगों को स्टडी करना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन क्या होता है। फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जब ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो हम लोग बोलेंगे बहुत सारा इवेंट्स होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहला इवेंट क्या चीज है कि सिग्मा फैक्टर हटेगा और एक नया फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नस ए फैक्टर। ठीक है, पहला इवेंट, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। दूसरा इवेंट जो होता है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं कि एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ब्रिज प्रोटीन। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, याद रखना, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का बात कर रहे हैं। एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ब्रिज प्रोटीन। ये ब्रिज प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे, ये हम लोग देखेंगे, ये दूसरा इवेंट। तीसरा हम लोग बोलेंगे कि जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करता है ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करता है? तो पहला जो प्रॉब्लम फेस करता है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डीएनए के स्ट्रैंड में। ये क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डीएनए गाइरेज एंड टोपोआइसोमरेज 1। ये क्या होता है, हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है, वो क्या है? हम लोग बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई भी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज में था। याद कीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग क्या देखे थे कि डीएनए पॉलीमरेज में क्या था? 3 प्राइम 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी था। लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन के केस में कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है। तो ये कैसे करके प्रूफ रीडिंग को करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो जिसका सॉल्यूशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे? हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म के थ्रू प्रूफ रीडिंग करता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में। क्या कैसे करके करते हैं हम लोग देखेंगे डिटेल में। और जब हम लोग हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग दो फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक को क्या बोलते हैं? ग्री ए या ग्री बी प्रोटीन या फैक्टर, एंड हम लोग बोलेंगे आरएनएज। ठीक है, तीसरा हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन जो प्रॉब्लम फेस करता है, वो क्या चीज होता है? हम लोग बोलेंगे कभी कभी क्या होता है ना, डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लेसन प्रेजेंट होता है, या डिटॉर्शन प्रेजेंट होता है, या किंक प्रेजेंट होता है, या स्ट्रक्चर में क्या रहता है, कुछ चेंजेस होता है ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो उस टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज का प्रॉब्लम ये होता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉज हो जाता है, रुक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमरेज पॉजिंग, या क्या बोलेंगे? स्टॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज कंडीशन। ये ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे प्रॉब्लम फेस करता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये जो लेसन है, डिस्टॉर्शन जो है, किंक है, या स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है जो डीएनए का, वो क्यों आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या चीज है? तो सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे दो फैक्टर के बारे में। एक क्या चीज है? एमएफडी, या हम लोग इसको बोल सकते हैं टीआरसीएफ। एमएफडी का फुल फॉर्म क्या चीज है? म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी डिक्लाइन फैक्टर। और टीआरसीएफ का मतलब हो गया ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपल्ड फैक्टर। ठीक है, तो ये हम लोगों को स्टडी करना है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे। और ये जो प्रॉब्लम्स है, यही प्रॉब्लम फेस करता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। और चौथा हम लोग क्या स्टडी करेंगे? चौथा हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में कि जो केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कैसे करके होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में उसका क्या केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ इलोंगेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक इवेंट्स को डिटेल में हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम लोगों को यही सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग क्या चीज स्टार्ट करेंगे? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट कि ये ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होता क्या है। देखो, ये सब बहुत आसान है। क्या चीज है? देखो क्या चीज है, हम लोग के पास क्या नॉलेज है? हम लोग के पास ये नॉलेज है, हम लोग के पास ये नॉलेज है कि हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि देखो, अगर हम लोग कोई जीन को देखेंगे, ठीक है,
तो वो जीन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होगा। ये मान लो जीन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो जीन है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का डेफिनेशन हम लोग कैसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो उसको जानने के लिए देखो क्या चीज है, अगर हम लोग कोई भी जीन को देखेंगे तो जीन में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या पार्ट होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, और कौन सा पार्ट होगा, टर्मिनेटर पार्ट होगा। ठीक है, याद रखना प्रोमोटर वो एरिया होता है जहां पर से हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। स्ट्रक्चरल पार्ट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का वो पार्ट होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होगा, मतलब आरएनए जो चेन है वो इलोंगेट करता चला जाएगा। और टर्मिनेशन वो पार्ट होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो याद कीजिए हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि इनिशिएशन मैकेनिज्म में कि कैसे करके प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, हो रहा था। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कैसे करके होता है। ठीक है, और इसका क्या डेफिनेशन है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक, अगर हम लोग ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे, देखो यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, देखो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, एक स्ट्रैंड क्या होगा, एक स्ट्रैंड हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम, यही है। और 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, एंटी सेंस डीएनए स्ट्रैंड। तो बट ऑब्वियस है 5 प्राइम 3 प्राइम जो डीएनए के स्ट्रैंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंस या कोडिंग डीएनए का स्ट्रैंड। हम लोग जान रहे हैं। मान लीजिए देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला यहां से लेके यहां तक वाला एरिया का चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये प्रोमोटर एरिया। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये मान लो प्रोमोटर एरिया, ये क्या चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये स्ट्रक्चरल एरिया जहां पर ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होगा। तो प्रोमोटर एरिया में याद रखना है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, याद रखना है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, प्रोमोटर में याद रखना इनिशिएशन होता है। ठीक है, तो प्रोमोटर को सबसे पहले रिकॉग्नाइज कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, मतलब आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद जो सिग्मा फैक्टर होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और उससे जाके बाइंड कर जाता है। देख लीजिए ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, और ये क्या है, सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, एक्चुअल में आरएनए पॉलीमरेज, एक्चुअल में जो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर होता है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, सिग्मा फैक्टर, मैंने बताया था। और आरएनए पॉलीमरेज भी प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के ये अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, ये मैंने बताया था। तो देखो जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी प्रोमोटर में, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में, ठीक है, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बाइंड कर जाता है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड क्या चीज, बाइनरी कॉम्प्लेक्स, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोले क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड अभी तक क्या चीज है, सेपरेट नहीं हुआ। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब क्लोज्ड स्टेट में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि सिग्मा फैक्टर क्या करता है, देखो ध्यान से, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स को क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज कराता है। कौन कराता है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर। किसमें चेंज कराएगा, ओपन कॉम्प्लेक्स में चेंज कराएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है जब ये क्लोज स्टेट में है, ठीक है, और जब ये ओपन स्टेट में जाएगा तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन। तो क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स से ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स में मेल्टिंग कराने के लिए या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल था, तो हम लोग जानते हैं कौन रिस्पांसिबल था, सिग्मा फैक्टर रिस्पांसिबल था। सिग्मा फैक्टर का कौन सा पार्ट हम लोग जानते हैं, सिग्मा 2। सिग्मा 2 का कौन सा पार्ट हम लोग बोलेंगे, सिग्मा 2.3 इज रिस्पांसिबल फॉर द मेल्टिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। मतलब प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में क्या करेगा, मेल्ट करेगा। कौन सा एरिया पे हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं -10 एलिमेंट पे, हम लोग पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में, हम देख लीजिएगा आप लोग। -10 एलिमेंट में क्यों मेल्टिंग कराता है, हम लोग बोलेंगे इसीलिए कराता है क्योंकि -10 एलिमेंट कैसा रिच होता है, हम लोग बोलेंगे 80 रिच सीक्वेंस होता है उसमें। ठीक है,
एटी रिच सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग जानते हैं TA, AT, ठीक है, हम लोग जानते हैं इसको प्रिबनाउ बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिबनाउ बॉक्स भी बोलते हैं, या क्या बोलेंगे मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है ना, ये कितना है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है जिसको डिसॉल्व करना बहुत इजी होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग जो होता है वो कहां पर होगा, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट, जहां पर क्या चीज रिच है हम लोग बोलेंगे एटी रिच सीक्वेंस है, कंसेंसस सीक्वेंस है। और ये कहां पर है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में, तो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर में -10 एलिमेंट है, तो क्या होगा देखो, ये क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या चीज होगा, देखो ध्यान से खुल जाएगा, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स स्टेट में चला जाएगा, देखो ठीक है, ऐसे करके खुल गया। तो ये जो ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स है, ओपन कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग, या क्या चीज, बबल का फॉर्मेशन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पर क्या, बहुत इजी है, ये जो बबल का फॉर्मेशन हुआ ना, ठीक है, एक बार हम लोग बोलेंगे ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसके बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, शॉर्ट एमआरएनए का चेन बनाएगा, ठीक है। अगर ये प्रोमोटर है तो यहाँ पर कौन सा होगा, हम लोग बोलेंगे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा +1, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज हल्का सा आगे मूव करेगा डाउनस्ट्रीम, मतलब स्ट्रक्चरल एरिया, ये वाला कौन सा एरिया है, स्ट्रक्चरल एरिया है, ये वाला याद कीजिए, प्रोमोटर स्ट्रक्चरल, ये कौन सा एरिया, टर्मिनेटर एरिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हल्का सा आगे की तरफ डाउनस्ट्रीम या स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तरफ मूव करेगा, और ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, क्या करेगा, एमआरएनए का शॉर्ट चेन बनाएगा, ठीक है। देखो एमआरएनए का क्या करेगा, शॉर्ट चेन बनाएगा, याद रखना है, ये जो शॉर्ट चेन जो एमआरएनए का बन रहा है ना, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे, अगर इसका लेंथ, ये अगर एमआरएनए का जो ये चेन बन रहा है, अगर इसका लेंथ लेस देन हम लोग बोलेंगे लेस देन क्या चीज, 10 न्यूक्लियोटाइड से अगर कम रहेगा, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबॉर्टिव इनिशिएशन। और एबॉर्टिव इनिशिएशन में कभी भी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को क्लियर नहीं कर पाएगा, याद रखना है, मैंने बताया था, पिछला लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो एबॉर्टिव इनिशिएशन से बचने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं स्क्रंचिंग मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं, स्क्रंचिंग मैकेनिज्म, देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये स्क्रंचिंग मेथड, जिसके थ्रू क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डाउनस्ट्रीम जो डीएनए है ना या स्ट्रक्चरल एरिया है उसको अपनी तरफ पुल करता है, पुल करने की वजह से क्या होता है, देखो ध्यान से, पुल करने की वजह से क्या होता है, कुछ फोर्स डेवलप होता है, स्ट्रेस फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स क्या करता है, सिग्मा फैक्टर को हटा देता है आरएनए पॉलीमरेज से। जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटता है तो सिग्मा फैक्टर कहां जुड़ा हुआ था, याद रखना, सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ था आरएनए पॉलीमरेज के क्या चीज, आरएनए एग्जिट चैनल पर, आरएनए एग्जिट चैनल पे क्या जुड़ा हुआ था, सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ था, ब्लॉक करके रखा था आरएनए एग्जिट चैनल को, आरएनए पॉलीमरेज का, इसीलिए बार बार क्या होता है, एबॉर्टिव इनिशिएशन हो रहा था। तो एक बार याद रखना है, स्क्रंचिंग मेथड से क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एमआरएनए का जो लेंथ है उसको मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड कर देता है, ठीक है, एमआरएनए का जो लेंथ है उसको क्या कर देता है, मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड कर देता है, मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड कर देता है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन का लेंथ मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड होगा, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि सिग्मा फैक्टर क्या हुआ है, आरएनए एग्जिट चैनल से हट चुका है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज किस फेज में इंटर कर चुका है, इलोंगेशन फेज में इंटर कर चुका है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके समझा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, एबॉर्टिव इनिशिएशन पढ़ लीजिएगा। एक बार हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, आरएनए चेन मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 जैसे ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, तब हम लोग बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमोटर क्लियरेंस भी बोलेंगे। स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब इसमें क्या क्या रहेगा, देखो कॉम्प्लेक्स इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, डीएनए टेम्पलेट रहेगा, डीएनए टेम्पलेट रहेगा, प्लस हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, ग्रोइंग एमआरएनए चेन रहेगा, ग्रोइंग आरएनए चेन रहेगा। इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिलाकर बोलते हैं स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स। याद रखना स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे एक बार आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एमआरएनए या आरएनए चेन का जो लेंथ है उसको मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड कर देता है, तो हम लोग बोलेंगे
तब एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स, और इसमें ये तीनों चीज रहता है, आरएनए पॉलीमरेज भी रहेगा, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड भी रहेगा, और ग्रोइंग आरएनए चेन भी रहेगा। एक बार अगर स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस, मतलब अब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को क्लियर करके कहां इंटर कर जाएगा, इलोंगेशन फेज में इंटर कर जाएगा, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज स्ट्रक्चरल एरिया में इंटर कर जाएगा। और हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, इलोंगेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, इसका मतलब देखो बताने का मतलब ये हुआ कि एक बार स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या इंडिकेट करेगा, बिगनिंग ऑफ क्या चीज, इलोंगेशन फेज, इलोंगेशन फेज। ठीक है, याद रखना है, मतलब प्रमोटर क्लियर हो गया, मतलब क्या हुआ देखो, मतलब ये हुआ कि सिग्मा फैक्टर हट गया, क्योंकि सिग्मा फैक्टर ही क्या कर रहा था, आरएनए एग्जिट चैनल को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एबॉर्टिव इनिशिएशन हो रहा था। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या किया, स्क्रंचिंग मेथड से क्या किया, आरएनए का जो चेन है उसको क्या किया, उसका लेंथ को क्या किया, मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड किया, जिसकी वजह से स्ट्रेस फोर्स डेवलप हुआ, और वो स्ट्रेस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये सिग्मा फैक्टर यहां से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हट गया, रिलीज हो गया, डिसोसिएट हो गया, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक है, सिग्मा फैक्टर हट गया, तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे जो आरएनए एग्जिट चैनल है वो खुल गया। जैसे आरएनए एग्जिट चैनल खुलेगा तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आरएनए का जो चेन है वो बनता चला जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज का स्टार्टिंग हो गया, हम लोग बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ इलोंगेशन फेज हो गया। मतलब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहां इंटर कर गया, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में इंटर कर गया, या स्ट्रक्चरल एरिया में इंटर कर गया है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे इसको इमेजिन करो कि पहले क्या चीज था कि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ था, होलो एंजाइम था। ठीक है, और वो आरएनए पॉलीमरेज का आरएनए एग्जिट चैनल से बाइंड करके रखा था, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे एबॉर्टिव इनिशिएशन कर रहा था, लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए का जो चेन है उसको बना रहा था आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एबॉर्टिव इनिशिएशन। तो आरएनए पॉलीमरेज 3-4 बार क्या करता है, एबॉर्टिव इनिशिएशन करता है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्क्रंचिंग मेथड से क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को अपने तरफ पुल करता है। ठीक है, पुल करता है तो प्रेशर स्ट्रेस फोर्स डेवलप होता है आरएनए पॉलीमरेज में, और वो फोर्स क्या करता है, सिग्मा फैक्टर को आरएनए पॉलीमरेज से हटा देता है, तब आरएनए एग्जिट चैनल खुल जाता है। जैसे आरएनए एग्जिट चैनल खुल जाएगा तब अब ये आरएनए पॉलीमरेज आसानी से क्या करेगा, मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड वाला आरएनए का चेन को बनाएगा। मतलब क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया है, स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है, या हम लोग बोल सकते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया, मतलब प्रोमोटर से क्लियर होके आरएनए पॉलीमरेज कहां इंटर कर गया, इलोंगेशन फेज में, या स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होता है वहां इंटर कर गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का। तो अब इसको अब हम लोग कैसे करके डिफाइन करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को, देखो कैसे करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे करके डिफाइन करेंगे, देखो हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, प्रोमोटर एरिया, जहां पर स्ट्रक्चरल एरिया, जहां पर क्या होगा, इलोंगेशन होगा, और इस तरफ क्या होगा, टर्मिनेटर एरिया, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अभी किससे मतलब हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज से मतलब है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो क्या चीज है, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्रोमोटर एरिया है मान लो। ठीक है, ये प्रोमोटर एरिया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये स्ट्रक्चरल एरिया है। इसको ऐसे दिखा रहा हूं मैं, देखो इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरल एरिया है। ठीक है, और यहाँ इसके बाद क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो टर्मिनेटर एरिया है, ये क्या चीज है, प्रोमोटर एरिया है, ये क्या चीज है, स्ट्रक्चरल एरिया। इलोंगेशन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होता है स्ट्रक्चरल एरिया में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड किया था, देखो ध्यान से, कहाँ बाइंड किया था, प्रोमोटर पे बाइंड किया था अलोंग विद सिग्मा फैक्टर। अब उसके बाद क्या क्रिएट किया था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ, प्रोमोटर एरिया पे। देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद क्या कर रहा था, देखो ध्यान से, उसके बाद क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, क्या किया, आरएनए चेन को बनाया, जिसका लेंथ क्या है, हम लोग बोलेंगे मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर यहां से हट गया, मैंने बताया अभी। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके बाद ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ना, देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन बबल अब वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे थ्रू आउट स्ट्रक्चरल एरिया में क्या करेगा, मूव करेगा अलोंग विद क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रांसक्रिप्शनल बबल है ये क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब देखो ध्यान से, अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा। उसके बाद कुछ समय के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहाँ पहुंचेगा, स्ट्रक्चरल एरिया के यहाँ पर पहुंचेगा। कुछ समय के बाद कहाँ पहुंचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर पहुंचेगा ये ट्रांसक्रिप्शन बबल। ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा।
और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल में क्या रहेगा, देखो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव कर रहा है स्ट्रक्चरल एरिया में अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज, वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, वैसे वैसे ये जो आरएनए का जो चेन है ना, वो आरएनए का चेन क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एमआरएनए का चेन है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे मूव करेगा ये चेन और क्या हो जाएगा, देखो और ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। एमआरएनए का चेन है, देखो ये आरएनए का चेन है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या होगा, और ज्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये चेन क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, आरएनए का चेन इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या था, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इधर क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो आरएनए हम लोग बोलेंगे कौन से स्ट्रैंड से बनेगा, ये वाला स्ट्रैंड से ना, नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, एंटीसेंस 3 प्राइम 5 प्राइम या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड का यूज करके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, आरएनए का चेन बनेगा। ठीक है, तो इस तरफ पोलैरिटी क्या होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम 3 प्राइम। ये किसका पोलैरिटी, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का पोलैरिटी है। ठीक है, अब देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में। अब देखो क्या लिखा है, उसको कोरिलेट करो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। तो मैंने क्या लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल। देखो मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है, along with RNA polymerase, along with क्या चीज, RNA polymerase। ठीक है, along with RNA polymerase with the disruption और separation of double stranded DNA। देखो सेपरेशन क्या होगा, करते जा रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। ठीक है, एंड मेकिंग आरएनए चेन, और क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन को क्या करता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटेगा तो वैसे ही एक नया फैक्टर जुड़ेगा, किससे, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज से। देखो यहाँ सिग्मा फैक्टर हटा, ठीक है, कौन सा फैक्टर जुड़ा, हम लोग बोलेंगे नया फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नुस ए फैक्टर या नस ए फैक्टर। देखो ये नस ए फैक्टर यहाँ पर किसके साथ नस ए फैक्टर जुड़ा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या जुड़ा, नस ए फैक्टर जुड़ा। और ये नस ए फैक्टर याद रखना थ्रू आउट इलोंगेशन प्रेजेंट होगा, किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, क्योंकि ये क्या कराएगा, इलोंगेशन को कराएगा, कौन, नस ए फैक्टर। क्या फंक्शंस होगा ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का डेफिनेशन क्यों कैसे बना है। तो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का यही डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल बबल अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज विद द डिस्ट्रप्शन ऑफ क्या चीज, या सेपरेशन ऑफ क्या चीज, डीएनए स्ट्रैंड मेकिंग आरएनए चेन। ठीक है, तो जब ये यहां पर पहुंचा था स्ट्रक्चरल एरिया के, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आरएनए का चेन इतना बड़ा था। ठीक है, जब ये थोड़ा और आगे पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या देखो आरएनए का चेन का लेंथ और ज्यादा बड़ा हो गया। जब वो और ज्यादा आगे पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल एरिया में, तो देखो आरएनए का चेन और ज्यादा लंबा हो गया। इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन फेज, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फेज बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटेगा, ठीक है, किससे, होलो एंजाइम से, याद करो सिग्मा फैक्टर क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब एक बार स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन गया, प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया, मतलब ये इंडिकेट करता है कि सिग्मा फैक्टर क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज से हट गया, मतलब बिगिनिंग ऑफ इलोंगेशन फेज। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटेगा, याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज से, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर क्लियरेंस हो गया। मतलब अब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को क्लियर करेगा, या हम लोग बोलेंगे स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये वही मैंने लिखा है, as the sigma factor is released from the holoenzyme RNA polymerase, then stable ternary complex is formed, और इसी को क्या बोलते हैं, प्रोमोटर क्लियरेंस बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है, स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनना ये इंडिकेट करता है कि आरएनए पॉलीमरेज अब किस फेज में एंटर कर गया, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में एंटर कर गया है। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एंटर कर गया है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एरिया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होता है। एमआरएनए चेन का क्या होता है, इलोंगेशन होता है, या आरएनए चेन का क्या होता है, इलोंगेशन होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स is formed. Once the stable ternary complex is formed, then it indicates the beginning of elongation phase. यही मैंने यहाँ पर बताया। एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन ये आता है कि स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्या क्या मतलब क्या क्या चीज के मिलने से बनता है। स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स ना, तो इसका मतलब हो गया कि टर्नरी मतलब क्या चीज,
तीन यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स रहेगा। क्या क्या तीन कंपोनेंट्स रहेगा? तो पहला आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, दूसरा डीएनए का टेम्पलेट रहेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, और तीसरा हम लोग बोलेंगे आरएनए चेन। आरएनए का जो चेन है वो ग्रोइंग चेन होता है, वो रहेगा किसमें? स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन अब ये आता है कि अब ये जो फेज हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का जो फेज हो रहा होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर या नस ए फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज से एसोसिएट करता है। हम लोग ये जानते हैं कि जैसे सिग्मा फैक्टर हटेगा, जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटा, याद रखना है इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे कौन फैक्टर आके जुड़ेगा? नस ए फैक्टर आके जुड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करके सिग्मा फैक्टर हटता है, कैसे करके नस ए जो फैक्टर होता है उसको सिग्नल मिलता है कि तुम किससे बाइंड कर जाओ? आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाओ, क्योंकि इलोंगेशन फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और ये नस ए जो प्रोटीन है या फैक्टर है वो क्या चीज में हेल्प करता है, ये अभी हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन। वो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट इवेंट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन का। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले भी हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे करके सिग्मा फैक्टर हटेगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज से कैसे करके सिग्मा फैक्टर हटेगा, और हम लोग बोलेंगे कैसे करके नस ए फैक्टर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज से ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन। हमेशा याद रखिएगा ये नस ए फैक्टर, देख लो ध्यान से, पूरे ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसका क्या फंक्शंस है, कैसे करके ये सब होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में क्या क्या इवेंट्स होता है। तो सबसे पहला इवेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर हटेगा। तो ये सिग्मा फैक्टर का काम क्या चीज है? इनिशिएशन कराना। जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटा, इमीडिएटली बाइंड होता है एक नया फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नस ए फैक्टर। और ये नस ए फैक्टर क्या होता है हम लोग बोलेंगे थ्रू आउट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फेज में आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सिग्मा फैक्टर को हम लोग इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है ना, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को क्या करते हैं, क्या करता है हम लोग बोलेंगे पुश कर देता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करता है? पुश कर देता है कि, और वो पुश करने के बाद वो सिग्मा फैक्टर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज से हट जाता है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है, मैं बताने यहाँ पर जा रहा हूँ कि कैसे करके सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज से डिसोसिएट करता है, और कैसे करके एसोसिएशन होता है नया फैक्टर जिसको बोलते हैं नस ए फैक्टर या प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर अकर्स, पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे हाउ एसोसिएशन ऑफ नस फैक्टर अकर विद आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यही हम लोग को देखना है पहला ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन इवेंट में। तो देखो ये कैसे करके कुछ समझते हैं, जो भी है यहाँ पर सभी कुछ जो हम लोग पहले से पढ़े हैं उसमें ही इसका सारा कॉन्सेप्ट है। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि कैसे, हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग के पास ये नॉलेज है कि हम लोग क्या जानते हैं कि ये मान लो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, हम लोग ये जान रहे हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ये मान लो 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या चीज होगा 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड है। 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड पे बोलते हैं, जहां पर क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस स्ट्रैंड का यूज करके ही क्या बनेगा आरएनए चेन बनेगा। और 5 प्राइम 3 प्राइम जो स्ट्रैंड उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डीएनए का स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या चीज है प्रोमोटर एरिया। ठीक है, ये वाला मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या चीज है प्रोमोटर एरिया। ठीक है, मैं पी लिख रहा हूँ, पी मतलब प्रोमोटर एरिया, जहां पर क्या होगा इनिशिएशन होगा, आई मतलब इनिशिएशन, यहां से यहां तक क्या चीज है स्ट्रक्चरल एरिया है। ठीक है, इसको मैं एस लिख रहा हूं, जहां पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होगा। और इस तरफ आगे की तरफ नहीं दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है टर्मिनेटर एरिया है, और ये क्या चीज है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। देखो हम लोग ये जानते हैं कि इनिशिएशन मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कहां से स्टार्ट होता है? प्रोकैरियोटिक प्रमोटर से। तो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करता है? प्रोकैरियोटिक प्रमोटर में हम लोग बोलेंगे बाइंड करता है क्या, कौन? होलो एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ हम लोग क्या बोलेंगे, अलोंग विथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज सिग्मा फैक्टर। तो ये वाला क्या चीज है सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रमोटर एरिया है ना, ये जो प्रमोटर एरिया है ना, ये प्रमोटर एरिया में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा जस्ट स्ट्रक्चरल एरिया से थोड़ा सा पहले हम लोग बोलेंगे क्या होगा
फर्स्ट +1 से ये करेंगे रिप्रेजेंट, +1 इंडिकेट करता है यहीं से क्या होगा, आरएनए का चेन बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन साइट के स्टार्ट पॉइंट। अब देखो अब क्या चीज है, हम लोग ये जानते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता है, 5 डिफरेंट चैनल्स होता है। उसमें से एक चैनल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये वाला, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक चैनल क्या चीज है, ये वाला चैनल क्या चीज है, इसको मैं ऐसे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आरएनए एग्जिट चैनल, आरएनए एग्जिट चैनल बोलते हैं। ठीक है, और ये आरएनए एग्जिट चैनल जो है, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला, ये आरएनए पॉलीमरेज में ये चैनल रहता है, ये चैनल आरएनए पॉलीमरेज में रहता है, आरएनए एग्जिट चैनल है। ये आरएनए एग्जिट चैनल को ब्लॉक करके कौन रखा, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो होलो एंजाइम है ना, ये होलो एंजाइम, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम किसको रिकॉग्नाइज किया है, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किया है और उससे बाइंड कर गया, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स या प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, मेल्टिंग होगा, किसमें, डीएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, सेपरेशन होगा प्रोमोटर एरिया पे, तो मेल्टिंग होगा तो कौन कराएगा, सिग्मा फैक्टर ही कराएगा। तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके बबल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होगा प्रोमोटर एरिया पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग, या क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल फॉर्मेशन। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो ये बबल का फॉर्मेशन हो, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, कैसे करके सेपरेट हुआ, ये मैंने बताया था इनिशिएशन मैकेनिज्म में। देखिएगा ये सिग्मा फैक्टर कराता है, सिग्मा फैक्टर का कौन सा पार्ट, सिग्मा 2 का कौन सा पार्ट, सिग्मा 2.3 मेल्टिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर का -10 एलिमेंट को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे -10 एलिमेंट्स, ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग कराता है, इसीलिए -10 एलिमेंट और प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं या प्रिग्नाउ बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये 80 रिच इसमें सीक्वेंस होता है, कंसेंसस सीक्वेंस, इसीलिए यहीं पर क्या होता है, मेल्टिंग होता है, ये मैंने बताया था। तो टीबीएफ का मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ही ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन हुआ, तो अभी तक सिग्मा फैक्टर यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल बबल फॉर्मेशन। अब देखो, अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे करके थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा, थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएगा, मतलब स्ट्रक्चरल एरिया की तरफ जाएगा, तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, शॉर्ट एमआरएनए का चेन बनाएगा, जिसमें कितना न्यूक्लियोटाइड रहेगा, हम लोग बोलेंगे लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड जिसका लेंथ रहेगा। ठीक है, ये शॉर्ट एमआरएनए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 न्यूक्लियोटाइड है, मतलब लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और उसके बाद फिर से आरएनए पॉलीमरेज वापस प्रोमोटर एरिया पे आ जाएगा, इसी पीरियड को बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, याद रखना है इसको, एबॉर्टिव इनिशिएशन अगर होता रहेगा तो प्रोमोटर क्लियरेंस नहीं होगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को क्लियर करके कहां नहीं जा पाएगा, स्ट्रक्चरल एरिया पे नहीं जा पाएगा, लोकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको, इससे बचने के लिए देखो क्या करता है, इससे बचने के लिए यहाँ पर देखो एक ही साथ बहुत सारे ये होगा, क्या बोले, बहुत सारा इवेंट्स होगा। देखो इससे बचने के लिए, एबॉर्टिव इनिशिएशन से बचने के लिए आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, 3 4 5 6 बार कोशिश करेगा और क्या करेगा, अबॉर्ट कर जाएगा, मतलब शॉर्ट एमआरएनए का चेन को बनाएगा जिसका लेंथ 10 लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड रहेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे करके प्रोमोटर को क्लियर करेगा, तो क्लियर करने के लिए देखो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, स्क्रंचिंग मेथड का यूज करता है। क्या करता है, स्क्रंचिंग, क्या चीज, मेथड का यूज करता है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये स्क्रंचिंग मेथड क्या होता है, देखो इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि स्क्रंचिंग मेथड से ही क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर को क्लियर करेगा, मतलब सिग्मा फैक्टर हटेगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जब तक आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ है ना, तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को क्लियर नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के एग्जिट चैनल से जुड़ा हुआ है, आरएनए एग्जिट चैनल से जुड़ा हुआ है, तो ये आरएनए बाहर की तरफ निकल ही नहीं पाएगा, बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा, अबॉर्ट कर जाएगा, ये अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से हटा और ये जो आरएनए एग्जिट चैनल है वो फ्री हो गया, तभी याद रखना ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को क्लियर कर पाएगा, मतलब कहां इंटर कर पाएगा, एलोंगेशन फेज में इंटर कर पाएगा। ठीक है, तो कैसे करके सिग्मा फैक्टर हटेगा, तो स्क्रंचिंग मेथड यूज करता है आरएनए पॉलीमरेज। देखो क्या होता है स्क्रंचिंग मेथड में, स्क्रंचिंग मेथड में इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, ये क्या चीज है, ये ओपन कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पर देखो ये वाला ओपन कॉम्प्लेक्स बना है ऐसे करके। ठीक है, ये 5 प्राइम है,
ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, और ये क्या होगा 3 प्राइम, ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। स्क्रंचिंग मेथड बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे +1, क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड है +1, जिसको बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट या क्या बोलेंगे इनिशिएशन साइट। और ये आरएनए पॉलीमरेज से क्या जुड़ा हुआ है, देखो क्या जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे आरएनए एग्जिट चैनल से क्या जुड़ा हुआ है, ये आरएनए एग्जिट चैनल है, इससे क्या जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है। देखो ये क्या चीज है सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, देखो ध्यान से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज स्क्रंचिंग का मतलब हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है ना, ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ठीक है, जो +1 के डाउनस्ट्रीम है, मतलब स्ट्रक्चरल एरिया पे है, वो डीएनए के स्ट्रैंड को अपने तरफ क्या करेगा, ऐसे करके सबसे पहले तो क्या करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, इसमें लूप क्रिएट करेगा ऐसे करके, ठीक है। इसको ये वाला देखो, इसको ऐसे करके लूप मैं बना रहा हूँ, ये लूप है, ठीक है, ये क्या चीज है लूप है, इसको बोलते हैं लूपिंग, ठीक है। स्क्रंचिंग मेथड में सबसे पहले क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज लूपिंग करेगा, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड उसमें क्या क्रिएट करेगा लूप क्रिएट करेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये लूप को ये क्या करेगा अपने तरफ क्या करेगा, मतलब बैकवर्ड का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम, मतलब प्रमोटर की तरफ क्या करेगा ये पुल करेगा, कौन आरएनए पॉलीमरेज पुल करेगा, जिसको बोलेंगे पुलिंग। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए स्ट्रैंड। अभी जब पुल करेगा कौन आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को, तो पीछे की तरफ क्या डेवलप होगा हम लोग बोलेंगे फोर्स क्रिएट होगा, पीछे की तरफ क्या क्रिएट होगा फोर्स क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस फोर्स, ठीक है। ये स्ट्रेस फोर्स की वजह से क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये जो सिग्मा फैक्टर है ना वो यहां से डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, वो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर गया कौन सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे यहां से डिसोसिएट कर गया, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पर देखो ये सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट कर गया, ठीक है। और यहां पर देखो ये आरएनए एग्जिट चैनल क्या हो गया हम लोग बोलेंगे ओपन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट किया, जैसे ही सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट किया, तो ये देखो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स मतलब एसटीसी, मतलब क्या क्या रहेगा स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स में आरएनए पॉलीमरेज है, देखो आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, प्लस हम लोग बोलेंगे डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा। और क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ये आगे की तरफ हल्का से जाएगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे कि आरएनए चेन को भी तो बनाएगा ना, जिसका लेंथ क्या होगा हम लोग बोलेंगे मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड होगा, तभी तो ये कर पा रहा है क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर को रिलीज कर पा रहा है ना, इसका मतलब क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे ग्रोइंग आरएनए चेन रहेगा, ठीक है, ग्रोइंग आरएनए चेन रहेगा। स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर क्लियरेंस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं when the RNA polymerase, क्या चीज हम लोग बोलेंगे when the RNA polymerase makes the RNA chain longer than, क्या चीज longer than 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड से अगर ज्यादा बना दिया तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो फेज होता है इसी को बोलते हैं स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स फेज या प्रोमोटर क्लियरेंस, मतलब आरएनए पॉलीमरेज किस में इंटर कर गया हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में इंटर कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा देखो ध्यान से, इसका मतलब अब इस आरएनए पॉलीमरेज में देखो जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटेगा, मतलब प्रोमोटर क्लियरेंस, मतलब स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, मतलब आरएनए पॉलीमरेज ये आरएनए का जो चेन बनाएगा वो मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड रहेगा, तो वो हम लोग बोलेंगे इंडिकेट करता है कि आरएनए पॉलीमरेज अब कहां इंटर कर गया, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया या इलोंगेशन फेज में इंटर कर गया। लेकिन यहां पर देखो जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटा, जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटेगा तो याद रखना जैसे ही सिग्मा फैक्टर हटेगा तो क्या होगा इमीडिएटली वो सिग्नल होता है एक नया फैक्टर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नस ए फैक्टर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नस ए फैक्टर। तो नस ए फैक्टर क्या होगा हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा, कौन हम लोग बोलेंगे नस ए फैक्टर, ठीक है। तो नस ए फैक्टर को सिग्नल कैसे मिला, सिग्नल हम लोग बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज ड्यू टू स्क्रंचिंग मेथड is the signal for the association of NUS A protein या फैक्टर with हम लोग बोलेंगे RNA polymerase, ठीक है, याद रखना है। और ये NUS A फैक्टर हमेशा थ्रू आउट इलोंगेशन फेज क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा, किसमें RNA polymerase में प्रेजेंट रहेगा।
तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि पहला जो इवेंट हो रहा है जिसमें कैसे करके डिसोसिएशन होता है सिग्मा फैक्टर का, किसके साथ, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्रंचिंग मेथड आरएनए पॉलीमरेज यूज करता है, जो मैंने बताया, लूप बनाएगा, पुल करेगा, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर रिलीज होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रंचिंग मेथड। तो स्क्रंचिंग मेथड से क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिग्मा फैक्टर को डिसोसिएट करता है, जिसकी वजह से आरएनए एग्जिट चैनल फ्री हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए का जो चेन होता है उसको मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड बना पाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ या प्रोमोटर क्लियरेंस हुआ। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कैसे करके सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हुआ, किससे, आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कैसे करके नया फैक्टर जुड़ेगा, नस ए फैक्टर जिसको बोलते हैं, नस ए फैक्टर, हाउ द एसोसिएशन ऑफ नस फैक्टर या नस ए फैक्टर अकर्स विद आरएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना है डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर इज द सिग्नल फॉर द एसोसिएशन ऑफ क्या चीज, नस ए फैक्टर विद क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्वेश्चन आता है ये नस ए फैक्टर क्या चीज होता है और ये क्या फंक्शंस को कराता है। देखो यहाँ पर मैं बताने के लिए यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ, एक फंक्शन देखो नस ए फैक्टर का मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज याद रखना है, ये थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया या हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में नस ए जुड़ा हुआ रहेगा आरएनए पॉलीमरेज से। एक चीज देखो ध्यान से, नस ए क्या कराया, देखो नस जैसे ही सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हुआ ना, तो कौन जुड़ा, नस ए फैक्टर जुड़ा, किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ। इसका मतलब नस ए का एसोसिएशन क्या क्या बता रहा है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर के डिसोसिएशन को बता रहा है। मतलब सिग्मा फैक्टर अब कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे वो चला जाएगा किसमें, सिग्मा साइकिल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सिग्मा साइकिल में एंटर कर जाएगा, उसके बाद फिर से जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये सिग्मा फैक्टर फिर किससे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम से जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जुड़ जाएगा और फिर से क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम बनाएगा। याद रखना जब नया ट्रांसक्रिप्शन होगा उस टाइम पे फिर से ये होलो एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को करवाएगा। ठीक है, याद रखना है, इसी को बोलते हैं सिग्मा साइकिल। तो नस फैक्टर एक तरह से क्या चीज में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सिग्मा साइकिल में हेल्प कर रहा है। इसीलिए मैंने एक फंक्शन क्या लिखा है कि इट हेल्प्स इन द सिग्मा साइकिल। याद रखना है नेक्स्ट राउंड ऑफ क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन जो होगा उसमें क्या होगा, सिग्मा साइकिल चलेगा, मतलब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से हटेगा, किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे नस ए फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा, इसीलिए तो सिग्मा फैक्टर हटाना, या हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा फैक्टर इसीलिए हटा क्योंकि हम लोग बोलेंगे सिग्मा फैक्टर को एंटर करना है किसमें, सिग्मा साइकिल में। मतलब ये सिग्मा फैक्टर फिर किसमें एंटर कर जाएगा, सिग्मा साइकिल। मतलब नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए अब ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, होलो एंजाइम बनेगा, फिर ये नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा। ठीक है, मतलब डिसोसिएशन ऑफ सिग्मा फैक्टर इज एसोसिएशन ऑफ नस ए प्रोटीन विद आरएनए पॉलीमरेज। मतलब नस ए क्या कर रहा है, सिग्मा फैक्टर को डिसोसिएट करा रहा है, मतलब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिग्मा साइकिल चल रहा है, और क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला फंक्शन एक मैं लिखा हूं, देखो सॉरी दूसरा फंक्शन मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, इट हेल्प्स इन सिग्मा साइकिल। किसका काम है, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन का काम है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट में दूसरा फंक्शन ये लिखा हूं नस ए प्रोटीन का कि एसोसिएटेड विद आरएनए पॉलीमरेज थ्रू आउट इलोंगेशन फेज। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि एसोसिएटेड रहता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ नस ए प्रोटीन थ्रू आउट इलोंगेशन फेज। इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए देखो मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए मिटा रहा हूँ क्या चीज बोल रहा है। देखो इसको मैं ऐसे करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे करके समझा दे रहा हूँ। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, ये कौन सा हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या चीज है 3 प्राइम 5 प्राइम, याद रखना है। ठीक है, ये प्रोमोटर एरिया है, ये स्ट्रक्चरल एरिया, उस तरफ क्या होगा टर्मिनेटर एरिया। तो प्रोमोटर एरिया पे क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, प्रोमोटर एरिया में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ देखो ध्यान से सिग्मा फैक्टर जुड़ा था, तो सिग्मा फैक्टर हट गया, तो इसके साथ कौन जुड़ा, आप लोग बोलेंगे नस फैक्टर जुड़ा, नस ए। ठीक है, यही जुड़ा था। अब इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है क्या चीज, इलोंगेशन फेज को। तो ये क्या चीज था, +1 क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था,
तो ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, +1 जो न्यूक्लियोटाइड है उसको क्रॉस करके कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा आगे चला जाता है, मतलब स्ट्रक्चरल फेज में एंटर कर जाता है। तभी तो ये क्या कर रहा है कि एमआरएनए का क्या कर रहा है, जो चेन को बना रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, उसका लेंथ क्या चीज है, मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका मतलब ये +1 से कहाँ तक गया होगा, यहाँ तक गया होगा स्ट्रक्चरल एरिया के, +2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ तक गया था। कौन, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ नस ए प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए चेन है, ये क्या चीज है, आरएनए का चेन है, ठीक है। देखो ध्यान से, यही है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, देखो कि थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे, देखो ये वाला फेज को अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ, थ्रू आउट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चरल फेज या स्ट्रक्चरल एरिया, क्या चीज जुड़ा हुआ रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो ये क्या चीज है, ये स्ट्रक्चरल एरिया, ठीक है, ये वाला क्या चीज, स्ट्रक्चरल एरिया याद रखना है, 3 प्राइम 5 प्राइम, प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज क्लियर हो गया और कहाँ इंटर कर गया, स्ट्रक्चरल एरिया में। तो यहाँ पर देखो, जब ये यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर पहुंचा आरएनए पॉलीमरेज, वो इसका डायग्राम है, जब वो यहाँ पर पहुंचा तो ये इसका डायग्राम है आरएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। तो उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी देखो नस ए प्रोटीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। थ्रू आउट स्ट्रक्चरल फेज या थ्रू आउट हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एरिया या इलोंगेशन फेज, नस ए प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये जो टेम्पलेट जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसका यूज करके क्या कर रहे हैं, आरएनए का चेन भी तो बनाते जा रहे हैं ना, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये आरएनए का चेन है, ठीक है। सिमिलरली देखो जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है तो चेन का देखो यहाँ पर लेंथ क्या हो रहा है, एलोंगेट कर रहा है, ये क्या चीज है, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये क्या चीज, आरएनए का चेन है, देखो ध्यान से। और यहाँ पर भी देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए का चेन क्या हो रहा है, एलोंगेट कर रहा है, देखो ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या चीज है, आरएनए का चेन है, ये सब क्या है, आरएनए चेन है, ठीक है। तो एक चीज देखो नोटिस करो, यहाँ पर नस ए क्या कराता है, नस ए फैक्टर क्या करा रहा है, थ्रू आउट इलोंगेशन फेज ये प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज के साथ। वही मैंने नस ए प्रोटीन का फंक्शन लिखा है यहाँ पर, देखो सिग्मा साइकिल में हेल्प कराया, दूसरा हम लोग बोलेंगे एसोसिएटेड रह गया किसके साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ थ्रू आउट इलोंगेशन फेज। अब ये प्रोटीन होता क्या है, नस ए प्रोटीन, तो नस ए प्रोटीन याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, क्या बोलते हैं, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन बोलते हैं। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे एंटी टर्मिनेटर, और ये जुड़ा हुआ रहेगा इलोंगेशन फेज आरएनए पॉलीमरेज के साथ ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज, ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन फेज। अब ये एंटी टर्मिनेटर का मतलब क्या हो, देखो ध्यान से, एंटी टर्मिनेटर का मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे इट डज नॉट अलाउ द प्रीमेच्योर आरएनए टू टर्मिनेट, मतलब याद रखना है कि ये जो नस ए प्रोटीन है वो प्रीमेच्योर आरएनए को टर्मिनेट होने नहीं देगा। मतलब ये नस ए प्रोटीन जब तक हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल फेज चल रहा है, इलोंगेशन फेज चल रहा है, जब तक कंप्लीट हम लोग बोलेंगे आरएनए का चेन नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन को कराता रहेगा, आरएनए का चेन को इलोंगेशन करवाता रहेगा, कौन, नस ए प्रोटीन। बीच में कभी भी आरएनए का चेन को टर्मिनेट होने नहीं देगा, कौन, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन बोलते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि नस ए प्रोटीन जो होता है या फैक्टर होता है, इसको एंटी टर्मिनेटर फैक्टर या प्रोटीन बोलते हैं, which does not allow the premature RNA to terminate during elongation phase, ठीक है। इसीलिए नस ए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आरएनए को टर्मिनेट नहीं, प्रीमेच्योर आरएनए को टर्मिनेट नहीं होने दे रहा है ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज। याद रखना है, जब तक कंप्लीट आरएनए नहीं बन जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल एरिया या हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन नहीं हो जाएगा, तब तक ये नस ए प्रोटीन किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यही फंक्शन है किसका, हम लोग बोलेंगे नस ए प्रोटीन का, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझाया। तो मैंने पहला इवेंट समझा दिया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, कैसे करके सिग्मा फैक्टर का डिसोसिएशन होता है और कैसे करके हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन होता है एक नया फैक्टर का, जिसको बोलते हैं नस ए फैक्टर। यहाँ पर नस ए होगा,
ठीक है, नस ए फैक्टर होगा। ठीक है, कैसे करके होता है विद आरएनए पॉलीमरेज, ये मैंने समझा दिया। और नस ए प्रोटीन या फैक्टर क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता दिया, और इसका क्या फंक्शन है। तो इसका 1 2 3 इसका 3 फंक्शन है। किसका हम लोग बोलेंगे, नस ए प्रोटीन का ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे एक नया प्रोटीन भी काम करता है जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज प्रोटीन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में एक नया प्रोटीन काम करेगा जिसको बोलते हैं ब्रिज प्रोटीन। तो ये ब्रिज प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है ये हम लोग देखेंगे अभी। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा इवेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोल ऑफ ब्रिज प्रोटीन ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। मतलब जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होता है उसमें ये जो ब्रिज प्रोटीन होता है इसका क्या फंक्शन है ये हम लोगों को अभी देखना है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कैसे करके डिसोसिएशन हुआ सिग्मा फैक्टर का, और कैसे करके एसोसिएशन हुआ किसका हम लोग बोलेंगे, नस ए फैक्टर का आरएनए पॉलीमरेज के साथ ड्यूरिंग इलोंगेशन, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे रोल ऑफ ब्रिज प्रोटीन ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। तो देखो इसको ऐसे करके समझ सकते हैं हम लोग, कैसे करके यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये रोल ऑफ ब्रिज प्रोटीन ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। इसको मैं ऐसे करके समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ये मान लो। ठीक है, ये मान लो कि डीएनए का 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, बट ऑब्वियस ये क्या होगा 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड होगा। तो 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए का जो स्ट्रैंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड। और इसके अपोजिट 5 प्राइम 3 प्राइम इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेंस डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये चीज। ठीक है, अब देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, हम लोग ये जानते हैं हो ये रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। कौन सा डीएनए के स्ट्रैंड का यूज कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड का यूज कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज या एंटीसेंस। इसका मतलब यहाँ जो आरएनए बनेगा वो हम लोग बोलेंगे कैसे होगा, ये वो इस तरह ऐसे करके होगा 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन, जो कि हम लोग बोलेंगे इस स्ट्रैंड को यूज करके क्या बना, यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, या हम लोग बोलेंगे आरएनए का इलोंगेशन हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो अब क्या चीज है, अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्रिज प्रोटीन का कॉन्सेप्ट, क्या ब्रिज प्रोटीन यहाँ पर करता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, देखो मैं ये जो स्ट्रैंड है ये वाला को बस मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ये वाला को टेम्पलेट को और आरएनए पॉलीमरेज जो बन रहा है उसको। यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, बट ऑब्वियस यहाँ पर क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे नुस ए फैक्टर जुड़ा हुआ होगा। यही क्या किया, देखो ध्यान से, यही क्या किया, एमआरएनए का या आरएनए का सिंथेसिस किया, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए का चेन है। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर देखो ब्रिज प्रोटीन का कॉन्सेप्ट को बताने के लिए ये वाला जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो आरएनए का जो चेन बन रहा है उसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे करके। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, टेम्पलेट का डीएनए का टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला देखो ये क्या चीज है, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, 3 प्राइम, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ डीएनए में। मान लो ये ए है, ठीक है न्यूक्लियोटाइड, ये मान लो क्या चीज है सी है, ये मान लो टी है, ये मान लो क्या चीज है जी है, ये मान लो सी है, फिर मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ए है, यहाँ पर मान लो टी है, मान लो। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड का। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलेंगे, या इसके ऑपोजिट जो यहाँ पर देखो क्या चीज बन रहा है, आरएनए बन रहा है ना, उसमें क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा आरएनए में, यू होगा ना। ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, जी होगा। टी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलेंगे आरएनए में ए होगा। जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी होगा। सी का क्या होगा आरएनए में, जी होगा। ए का क्या होगा आरएनए में, यू होगा। और टी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा। ठीक है, ये क्या चीज है, आरएनए का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे चेन है। ठीक है, ये यही है। और ए और यू के बीच में हम लोग जानते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। टी और ए या ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये mRNA का चेन है, या सिंपल हम लोग इसको RNA का चेन बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा डीएनए का ये होगा स्ट्रैंड, हम लोग बोलेंगे कि कोडिंग वाला डीएनए का स्ट्रैंड होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ब्रिज प्रोटीन क्या कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे करके बना लूँ। देखो अब यहाँ पर ब्रिज प्रोटीन करता क्या है, ब्रिज प्रोटीन क्या करता है, ठीक है। देखो क्या करता है यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं, टेम्पलेट जो डीएनए के स्ट्रैंड, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो टेम्पलेट जो डीएनए के स्ट्रैंड है, देखो ये वाला 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सबसे पहला क्या चीज है, पहला न्यूक्लियोटाइड ए है ना, ठीक है, ए है। उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना है यहाँ पर आरएनए में, हम लोग बोलेंगे क्या बना है, क्या बना है, ए का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यू हुआ, यही होगा आरएनए में। बाकी देखो जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स है, जितना भी यहाँ पर टेम्पलेट याद रखना है, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड में जितना भी न्यूक्लियोटाइड है ना, सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड को देखो क्या करता है, फ्लिप आउट कर देता है। कौन, हम लोग बोलेंगे ब्रिज प्रोटीन। ब्रिज प्रोटीन क्या किया, सारा का सारा जो न्यूक्लियोटाइड होता है किसमें, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड में, उसको क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे फ्लिप आउट कर दिया, फ्लिप आउट कर दिया। कौन, हम लोग बोलेंगे ब्रिज प्रोटीन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, फ्लिप आउट मतलब इसको बाहर की तरफ, देखो ये क्या चीज है, ये क्या 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 हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लिप आउट। और फ्लिप आउट किसका, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का। कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स, तो देखो ध्यान से, जो हम लोग बोलेंगे डीएनए टेम्पलेट के स्ट्रैंड में था, सी था, सी को फ्लिप आउट कर दिया, टी को फ्लिप आउट कर दिया, जी को फ्लिप आउट कर दिया, सी को फ्लिप आउट कर दिया, ए को फ्लिप आउट कर दिया, और हम लोग बोलेंगे टी को क्या कर दिया, फ्लिप आउट कर दिया। ये काम कौन किया, हम लोग बोलेंगे ये काम किया कौन, ब्रिज प्रोटीन। फ्लिप आउट द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ क्या चीज, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो आरएनए बनेगा, ठीक है, आरएनए का चेन जो बनेगा, ठीक है, वो आरएनए का चेन में हम लोग बोलेंगे जो आरएनटीपीज लगता है, आरएनटीपीज जो लगता है, आरएनटीपीज का मतलब आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, और क्या होता है, साइटोसिन होता है, इसको हम लोग आरएनटीपीज बोलते हैं, ठीक है। इसका एडिशन करवाता है 1 by 1, एडिशन ऑफ क्या चीज, आरएनटीपीज 1 by 1। ये कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये कौन करवा रहा है, ब्रिज प्रोटीन करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे ब्रिज प्रोटीन करवा रहा है, ठीक है। कैसे करके करवा रहा है, देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या चीज है ब्रिज प्रोटीन का, कि जो टेम्पलेट जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसमें जितना भी न्यूक्लियोटाइड उसको क्या कर देना, फ्लिप आउट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद ये जो आरएनए बन रहा है ना, ये आरएनए में ये क्या चीज है, जो जो हम लोग बोलेंगे बेस पेयर है ना, इस बेस पेयर के आगे आके हम लोग बोलेंगे ऐसे करके ब्रिज प्रोटीन का जुड़ जाना। ये क्या चीज है, बीपी मतलब ब्रिज प्रोटीन जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद देखो ये क्या करेगा, जुड़ने के बाद ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड को जो फ्लिप आउट किया था उसको फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, फ्लिप इन करेगा। क्या करेगा, फिर से फ्लिप इन करेगा। जैसे फ्लिप इन होगा तो कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा, यहां पर ऐसा दिखेगा ना, ये क्या चीज है, सी है, देखो फ्लिप इन। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, देखो ध्यान से, इसका जैसे फ्लिप इन होगा, ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब हम लोग बोलेंगे इसके साथ ये जो नाइट्रोजन ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ हम लोग बोलेंगे केवल एक ही आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, मतलब 1 by 1 क्या होगा, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाएगा, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे ब्रिज प्रोटीन की वजह से। जैसे फ्लिप इन किया कौन, ब्रिज प्रोटीन ना, किसको, न्यूक्लियोटाइड को ना, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड को, वैसे ये ब्रिज प्रोटीन अब क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो गया, आगे की तरफ ये ब्रिज प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे शिफ्ट हो गया, यहां से फ्लिप इन करने के बाद आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब बाकी काम कौन करेगा, देखो ध्यान से, बाकी काम हम लोग बोलेंगे कौन करेगा, बाकी काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा। बाकी काम कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज करेगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ नस ए फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जी होता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा आरएनटीपीज आएगा, हम लोग बोलेंगे आरजीटीपी आएगा यहाँ पर, ठीक है, आरजीटीपी आएगा।
ठीक है, देखो ध्यान से, और जी और सी के बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और यू और जी के बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना बिटवीन, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स या आरएनटीपीज। ये कौन करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज करवा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब ये देखो, अब देखो ध्यान से, ये जो ब्रिज प्रोटीन है ना, ये ब्रिज प्रोटीन क्या करेगा, अगला जो देखो, अगला जो न्यूक्लियोटाइड है जो फ्लिप आउट था ना, उसको क्या करेगा, फ्लिप इन करेगा, फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फ्लिप इन करेगा। ठीक है, तो ये टी था, अब ये फ्लिप इन होगा तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब फिर से ये ब्रिज प्रोटीन आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे करके आगे की तरफ फिर से ये मूव कर जाएगा, एक 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 न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ मूव कर जाएगा, देखो ब्रिज प्रोटीन। ठीक है, ब्रिज प्रोटीन मूव कर गया, तो अब देखो, अब यहां पर कौन सा, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पर पहुंचेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, तो यहां पर कौन सा आरएनटीपी आएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है ना आरएनए में, तो कौन आएगा, हम लोग बोलेंगे आरएटीपी आएगा। ठीक है, आरएटीपी आएगा, और यहां पर हम लोग बोलेंगे ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, और ए और जी के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये कौन कब बनवाया, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बनवाया। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग बोलेंगे यही प्रोसेस होता चला जाएगा, फिर से क्या होगा, ये जो ब्रिज प्रोटीन है ये फिर से फ्लिप इन करेगा, किसको, अगला न्यूक्लियोटाइड को, जिसको क्या चीज है, ये क्या चीज है, जी है ना, जिसको फिर से ये क्या किया, देखो फ्लिप इन किया, अंदर फिर से क्या किया, फ्लिप इन। ठीक है, फ्लिप इन करने के बाद देखो ध्यान से, फिर से ये ब्रिज प्रोटीन आगे की तरफ एक न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बीपी मतलब ब्रिज प्रोटीन। अब देखो, अब यहां पर जी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होता है, सी होता है ना, तो कौन सा आरएनटीपी आएगा, हम लोग बोलेंगे आरसीटीपी आएगा। ठीक है, आरसीटीपी आएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंच जाएगा मूव करते हुए, और क्या करेगा, ए और सी के बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाएगा आरएनए पॉलीमरेज, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या चीज, आरएनटीपीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज। ठीक है, जो कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। कैसे करके कर रहा है, ये हम लोग स्टडी करेंगे, द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हम लोग उस टाइम पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं ब्रिज प्रोटीन से, यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं ब्रिज प्रोटीन से कि ब्रिज प्रोटीन क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प कर रहा है, एडिशन ऑफ आरएनटीपीज वन बाय वन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक एक न्यूक्लियोटाइड को या आरएनटीपीज को ऐड करा रहा है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे आरएनए का चेन क्या हो सके, इलोंगेट हो सके। ठीक है, तो पहले ये ब्रिज प्रोटीन क्या किया, सारा का सारा टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड में जो भी न्यूक्लियोटाइड था उसको क्या किया, फ्लिप आउट किया। ठीक है, फ्लिप आउट करने के बाद वन बाय वन क्या कर रहा है, फ्लिप इन कर रहा है। ठीक है, किसको, न्यूक्लियोटाइड को, और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन होता चला जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज प्रोटीन। पहले ये फ्लिप आउट करेगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, फ्लिप इन करेगा, किसको फ्लिप इन करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड को। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, जो हम लोग बोलेंगे किसमें प्रेजेंट है, टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे होता चला जाएगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन फेज में ये होता चला जाएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, आरएनटीपीज के बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता चला जाएगा, और ये ब्रिज प्रोटीन क्या करेगा, वन बाय वन क्या करेगा, फ्लिपिंग करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, ताकि हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो सके, आरएनटीपीज आ सके, और आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शंस को कर सके। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे दूसरा इवेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोल ऑफ ब्रिज प्रोटीन ड्यूरिंग क्या चीज, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है, देखो ध्यान से, ये इलोंगेशन जो हो रहा होता है ना, ठीक है, वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर इसको सोचिए, ब्रिज प्रोटीन है, आरएनए पॉलीमरेज है, नस ए प्रोटीन है, ठीक है, आरएनटीपीज आ रहा है, ये आरएनए का चेन इलोंगेट हो रहा है, आरएनए का चेन बाहर निकल रहा है आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक, ये सब सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
तो अब देखो, अब तीसरा क्या हम लोग बोलेंगे, अब ये तीसरा इवेंट क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज जब आरएनए को इलोंगेट करता चला जाता है या ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होता चला जाता है, तो उस टाइम पे ये आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे तीन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या चीज है जो आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये पहला प्रॉब्लम है कि जब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा ना, ठीक है, तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, जो डीएनए के स्ट्रैंड उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सुपर कॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, और वो सुपर कॉइलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्या मतलब है बताने का, देखो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, ये ब्रिज प्रोटीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग किसमें इंटर करके हम लोग बोलेंगे तीसरा इवेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करता है ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है, डीएनए का स्ट्रैंड ऐसे करके, ठीक है, ये मान लो ये 5 प्राइम है, और तो ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, तो ये हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, 5 प्राइम हो गए डीएनए के स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये डीएनए क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। ठीक है, ये डीएनए क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स ओपन कॉम्प्लेक्स में आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देखो ये क्या चीज है, ओपन कॉम्प्लेक्स है, हम लोग पढ़े हैं ये वाला, ये क्या है डीएनए ओपन कॉम्प्लेक्स में आ गया। और यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, और ये कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, नस ए प्रोटीन है, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है देखो ध्यान से, यहां से क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे आरएनए का चेन बनता चला जा रहा है। ठीक है, आरएनए का चेन क्या हो रहा है, बनता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे देखो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा ना, ये डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करता चला जाएगा, ऐसे खोलता चला जाएगा। तो खोलता चला जाएगा तो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए सुपर कॉइल हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, अगर ये डीएनए को खोलता चला जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो आगे की तरफ क्या होगा, हाईली सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, जिसको पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। तो पीछे की तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगा, किसमें, डीएनए के स्ट्रैंड में। ठीक है, अब देखो अब क्या चीज है, अब ये मैं बताने जा रहा हूं यहां पर, अब मैं ये बताने जा रहा हूं देखो यहां पर कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो सुपर कॉइलिंग है ना, ये प्रॉब्लम फेस करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। कब हम लोग बोलेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। तब इसको कैसे करके सॉल्व करेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो सॉल्व करने के लिए क्या करता है हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज दो एंजाइम का मदद लेता है, या हम लोग बोल सकते हैं दो एंजाइम का हेल्प लेता है। एक एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एंजाइम को हम लोग बोलते हैं डीएनए गाइरेज। ठीक है, दूसरा एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा एंजाइम को हम लोग बोलते हैं टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज, या सिंपल हम लोग टोपोआइसोमरेज 1 भी बोलते हैं। ठीक है, टोपोआइसोमरेज 1 भी बोलते हैं हम लोग, इस पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, टोपो आइसोमरेज 1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होता है, ये जो डीएनए गाइरेज है ना, ये डीएनए गाइरेज क्या करता है, देखो ध्यान से, ये डीएनए गाइरेज क्या करता है, ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ना, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है या रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज है ना, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है ना, इसको क्या करता है हम लोग बोलेंगे मिनिमाइज करता है। ठीक है, मिनिमाइज करता है या रिड्यूस करता है। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके करता है, तो वही मैंने लिखा है, पहला प्रॉब्लम फेस कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस कौन करता है, डीएनए गाइरेज, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस कौन करता है, हम लोग बोलेंगे टोपोआइसोमरेज 1 या टाइप 1 टोपोआइसोमरेज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो कैसे करके करता है, तो देखो इसको मैंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट के टाइम पे, टोपोआइसोमरेज का कॉन्सेप्ट। देखो ये डीएनए गाइरेज जो है ना, डीएनए गाइरेज के पास हम लोग बोलेंगे, याद रखना, दो डोमेन होता है। ठीक है, डीएनए गाइरेज मैं यहां पर दिखा रहा हूं, डीएनए गाइरेज। ठीक है, ये एंजाइम के पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस डोमेन। ठीक है, को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस डोमेन। ठीक है, और दूसरा को क्या बोलेंगे, लाइगेज डोमेन, लाइगेज डोमेन। ठीक है,
सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो टोपो आइसोमरेज 1 है ना, टोपो आइसोमरेज जो 1 है ना, आइसोमरेज, ठीक है, टोपो आइसोमरेज जो 1 है, इसके पास भी हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है, एक को क्या बोलेंगे न्यूक्लियस डोमेन, एक को क्या बोलेंगे लाइगेज डोमेन, ठीक है। देखो ध्यान से, न्यूक्लियस डोमेन क्या करता है ना, न्यूक्लियस डोमेन क्या करता है, आगे जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गया ना, वहां पर क्या करेगा, जस्ट हम लोग बोलेंगे डीएनए में कट लगाएगा। न्यूक्लियस डोमेन, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कट लगाएगा। कट लगेगा तो क्या फायदा होगा कि जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है ना, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रिड्यूस होगा, फिर से हम लोग बोलेंगे डीएनए गाइगेज का जो लाइगेज डोमेन है वो क्या करेगा, फिर से डीएनए के स्ट्रैंड को सील कर देगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे टोपो आइसोमरेज 1 भी क्या करेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा न्यूक्लियस डोमेन से, ठीक है, एक डीएनए के स्ट्रैंड को कट करेगा, क्योंकि टाइप 1 टोपो आइसोमरेज 1 का मतलब क्या चीज, सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है, और अपना लाइगेज डोमेन से क्या करता है, फिर से वो स्ट्रैंड को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ज्वाइन कर देता है। तो बताने का मतलब ये कि सुपर कॉइलिंग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज, वो सुपर कॉइलिंग मिनिमाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद लाइगेज डोमेन के साथ फिर डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डीएनए के स्ट्रैंड को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार ये काम करना पड़ेगा, कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे ऐसे करके डीएनए के स्ट्रैंड खुलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की तरफ तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, पीछे की तरफ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड को कट किया, ठीक है, कट किया, फिर क्या किया, सुपर कॉइलिंग मिनिमाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, फिर से उस डीएनए के स्ट्रैंड को क्या किया, सील किया, फिर से आरएनए पॉलीमरेज यहां तक पहुंचेगा, तो फिर से आगे की तरफ क्या हो जाएगा, फर्दर सुपर कॉइलिंग हो जाएगा, तो फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये वाला जो इवेंट होता है वो थ्रू आउट इलोंगेशन फेज होता चला जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग थ्रू आउट ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फेज में होता चला जाएगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज दो एंजाइम को सिग्नल देता है, एक को डीएनए गाइरेज बोलते हैं, दूसरा को टाइप 1 टोपो आइसोमरेज बोलते हैं। ये क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को कट करके क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को मिनिमाइज करता है, चाहे वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग रहे चाहे वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग रहे। उसके बाद जो डीएनए के स्ट्रैंड कट हुआ उसको क्या करता है, लाइगेट कर देता है ये एंजाइम्स, क्योंकि इसके पास लाइगेज डोमेन है, ठीक है। कैसे करके करता है ये मैंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट में, देखिएगा आप लोग कि कैसे करके टोपो आइसोमरेज फंक्शन करता है अपना, ठीक है, मैंने डिटेल में बताया। तो ये हम लोग बोलेंगे पहला जो प्रॉब्लम है जो आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फेज के टाइम पे फेस करता है, वो पहला प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीएनए गाइरेज है टोपो आइसोमरेज 1, यही इसका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे कोई और भी प्रॉब्लम फेस करता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो कौन सा प्रॉब्लम फेस करता है, तो हम लोग बोलेंगे ये प्रॉब्लम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को, हम लोग स्टडी कर चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज ट्रांसक्रिप्शन को, तो दोनों में हम लोग बोलेंगे मोर एक्यूरेट कौन है या मोर एक्यूरेसी किसका होता है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। ट्रांसक्रिप्शन इज लेस एक्यूरेट देन डीएनए रेप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम लगता है डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली प्रोसेसिव होता है। वो क्या होता है, हाईली प्रोसेसिव होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिव, ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, ठीक है। अगर ये कुछ मिस्टेक करेगा तो ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे उसको करेक्ट कर लेता है, कौन, डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखना है, क्योंकि इसके पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, ठीक है। और याद रखना है ये इसीलिए भी हाईली प्रोसेसिव होता है क्योंकि डीएनए से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है ना डीएनए रेप्लिकेशन में, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस टाइम पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, किसमें, डीएनए में, क्योंकि अगर डीएनए में एरर होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये हेरिडेटरी मटेरियल है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, और नेक्स्ट जनरेशन में अगर ट्रांसमिट हो जाएगा तो इससे फिर म्यूटेटेड प्रोटीन्स बनेगा, और वो हम लोग बोलेंगे ह्यूमन या ये इंडिविजुअल्स के लिए क्या चीज होगा, हार्मफुल होगा, ठीक है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन इज मोर एक्यूरेट। ट्रांसक्रिप्शन लेस एक्यूरेट इसीलिए होता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसके वो लेस प्रोसेसिव होता है, ठीक है।
लेस प्रोसेसिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बहुत जल्दी मिस्टेक करता है। मतलब 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद ये पहला मिस्टेक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है डीएनए एप्लीकेशन में क्या होता है हम लोग बोलेंगे 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 6 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के बाद भी हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज कोई मिस्टेक नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के केस में आरएनए पॉलीमरेज 10,000 10 टू द पावर 4 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा तो वो बिल्कुल क्या करेगा, एक मिस्टेक करेगा या मिस इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, ये लेस प्रोसेसिव है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये अब जब भी कभी ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन होता है तो उस टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज के पास चूंकि कोई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है तो वो ये प्रॉब्लम को फेस करता है। कौन सा प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे कि प्रूफ 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उसके पास नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम को फेस करता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं हम लोग बोलेंगे ये 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या चीज है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड प्रॉब्लम जो आरएनए पॉलीमरेज फेस करता है कि आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, कोई भी 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, इसीलिए ये क्या चीज है, लेस प्रोसेसिव है और ये मिस्टेक ज्यादा करता है। इसमें एरर का जो चांस रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मान लो कि आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन कुछ मिस्टेक कर दिया, मान लो कि गलत न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज उस गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाता है, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होता है, तो कैसे करके हटाता है, तो हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक नया मैकेनिज्म का यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म देखो ध्यान से, इसमें हम लोग बोलेंगे कि दो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आता है, एक को बोलते हैं ग्री ए या ग्री बी एंड आरएनएस। ठीक है, ये प्रोटीन्स का काम कॉन्सेप्ट आता है किसमें, हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म में। तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे करके हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है, ग्री ए ग्री बी प्रोटीन आरएनएस क्या होता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे अगर आरएनए पॉलीमरेज कोई गलत न्यूक्लियोटाइड या मिस इनकॉर्पोरेट अगर न्यूक्लियोटाइड को अगर मान लो कि आरएनए पॉलीमरेज क्या कर दे, गलती से क्या करते हैं हम लोग बोलेंगे कुछ गलत न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट कर दे, तो कैसे करके आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग मैकेनिज्म से उस मिस इनकॉर्पोरेट जो ये है न्यूक्लियोटाइड इसको हटाता है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं।